हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेस्ट सीरीज नंबर 1। ये जो क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगा फॉर योर यूपी पीजीटी एंड जीआईसी फिजिक्स प्रिपरेशन। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो पीजीटी फिजिक्स एग्जाम्स या जीआईसी फिजिक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड ये जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं बेसिकली फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट अस नाउ बिगिन विथ इट। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज। यहाँ पे आपको कुछ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग एनर्जी में। मींस इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, सबसे कम जिसकी एनर्जी होगी वो पहले आएगा, उसके बाद उससे जो मैग्नीट्यूड जिस एनर्जी का ज्यादा होगा, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो द ऑप्शंस विच हैव बीन गिवन, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में ऐसा कोई मिल जाए कि जिसमें से वो आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो ही ना, तो वो ऑप्शन जो है सबसे पहले ही आप एलिमिनेट कर दोगे। तो जब आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको पता करनी है कि एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी की क्या होती है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ अ फोटोन की, तो एनर्जी जो होता है इट इज गिवन एज E इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड E इज द एनर्जी ऑफ द वेव। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे H जो है वो आपका एक कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे पता कर लें कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें मालूम चल जाएगा व्हाट इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। सो यहाँ पे आप ऑप्शंस में अगर देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए जो है इज रेडियो वेव। सो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोवायलेट की होती है। उसके बाद आपका आता है एक्स रेज, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का किसी वेव की होती है दैट इज योर सिंपली योर गामा रेस। ओके, सो इसकी जो ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एज गामा रेस का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जिस वजह से उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन दिस डायरेक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. So this was question number 1. Now let us go to the next question, which is your question number 2 here. The incorrect statement is, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की रही हैं, जिसे हम अनुप्रस्थ भी कह सकते हैं। सो पहला ऑप्शन जो है इज डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन, ये सही है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में, ओके, सो वैक्यूम जो होता है वो कोई भी मीडियम नहीं होता। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, मीन्स विच इज योर c, एंड इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। लेट अस नाउ सी ऑप्शन नंबर सी हियर। ऑप्शन सी है जो स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो सेम होता है इन ऑल द मीडिया। मीन्स किसी भी मीडियम में हम अगर जाएं, मीन अगर मीडियम भी चेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होगी वो सेम रहने वाली है। तो यही ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहां पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ मैं रीजन आपको बता दूं, मान लीजिए कि
जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मटेरियल मीडियम में, मान लीजिए ये एक जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, इसका स्पीड था c। सपोजिंगली ये आपका जो है ये वैक्यूम है। ओके, सो वैक्यूम में तो ऑब्वियसली द स्पीड इज c विच इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो यहां पे वैक्यूम में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। अब ये एक मीडियम में, मान लीजिए ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ओके, अगर ये वेव जब ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करेगी इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका जो स्पीड होगा वो होगा v इक्वल्स टू सी बाय म्यू। तो आप देख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी जो आया फाइनली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो आया c डिवाइडेड बाय म्यू। मींस यहां पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे इसने एंटर किया इनटू द मीडियम, इन दिस मीडियम, उसकी स्पीड बदल चुकी है। स्पीड जो है वो डिवाइड हो चुके हैं म्यू से। मींस देयर विल बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन इट एंटर इन सम मीडियम। सो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट नहीं है, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये डेफिनेटली सही है। और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमेशा एक्सेलरेटेड चार्ज से ही बनती हैं। कोई चार्ज जो एक्सेलरेशन में है या एक्सेलरेट कर रहा है वो हमेशा जनरेट या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ऑप्शन नंबर सी जो था दैट वाज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। लेट अस नाउ गो टू योर क्वेश्चन नंबर 3। सो द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी एयर में है n। ये फ्रीक्वेंसी है इन एयर और ये एंटर करती है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है म्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है अब वो एंटर कर चुकी है किसी एक मीडियम में। तो फ्रीक्वेंसी जो इस वेव की होगी मीडियम में एंटर करने के बाद कितनी होगी। जैसे मान लीजिए ये आपका जो था स्टार्टिंग में दिस वाज द एयर, इस तरह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रैवल कर रही थी और उसका फ्रीक्वेंसी था n। अब ये एंटर कर जाता है एक मीडियम में जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, राइट, म्यू। तो क्या परिवर्तन या चेंज आएगा इसके फ्रीक्वेंसी में, क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्या बदल चुकी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो वो एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी भी वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं चेंज होगा जब कभी भी आपका वेव जो है किसी और मीडियम में एंटर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो तरंगे हैं जैसे ही वो किसी माध्यम में जाने की कोशिश करेगी तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो नहीं चेंज होने वाला है। ओके, तो यहां पे चाहे ये एयर में हो या चाहे किसी भी मीडियम में एंटर करे फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहने वाली है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहां पे देख सकते हो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो बना होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स से जो कि ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सिंपली जो है ट्रैवल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में फेज डिफरेंस कितना होगा, ओके, ऑफ दिस ऑसिलेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहां पे आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि आपका फेज डिफरेंस कितना होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो मैं आपको यहां पे बता दूं जो फेज होता है वो बेसिकली आपका 0 होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। ओके, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है राइट, इसमें जो कि बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके वेक्टर फील्ड से, ये दोनों का जब पीक अटेन होता है, ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, सपोज दिस इज योर काइंड ऑफ अ वेव, साइनसॉइडल वेव जो आप देख सकते हो।
ओके तो यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए ये आपका हो गया x हो गया, ये आपका y हो गया और कुछ इस डायरेक्शन में आपका z हो चुका है, तो मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, विच इज सपोज यू नो एक्स वाई प्लेन। ओके अब मान लीजिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक्स जेड प्लेन में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके दोनों प्लेन्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक्स जेड प्लेन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मान लीजिए। ओके सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस हियर। ओके तो ये जब इनके जो पीक्स हैं, ये जैसे मान लीजिए ये पीक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये पीक हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो पीक्स जब ये अटेन करते हैं, ये दोनों ही अपने पीक्स अटेन करते हैं सेम टाइम में, टाइम लैग नहीं होता, सेम टाइम में ही जो है वो जो है अपने ऑब्वियसली पीक अटेन्स करते हैं। या हम ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं जो है वैल्यू जीरो भी अगर होती है दोनों की तो सेम टाइम पे होती है, मींस पीक्स एज वेल एज जीरोस जो है ये अटेन करते हैं एट इन द सेम टाइम, सो देयर इज नो टाइम लैग इन दिस। तो दोनों की जो ये फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, ये सेम फेज में रहते हैं, इनकी स्थितियां जो है वो सेम रहती हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। Now let us go towards our next question, which is your question number 5 here. Okay, यहाँ पे जो है आपको दिया गया है कि an electromagnetic wave, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जब वो ट्रैवल कर, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ ट्रैवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम इज। तो मान लीजिए एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे n होगा, आई थिंक इट्स नॉट प्रिंटेड इन द क्वेश्चन। सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है n है। अब ये जो है ट्रैवल कर रही है इन अ मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अगेन द सेम वे, उसी तरह का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन इट इज दैट यू कैन सी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या बदलाव आएगा आप अब मुझे बता सकते हैं। अगर कोई वेव जो है एंटर कर जाती है किसी मीडियम में तो क्या उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा? नो। सो अगेन यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी हियर। सो दे विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है ये काफी बार पूछा जा सकता है। इनफैक्ट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार रिपीट भी हुआ है। सो यू शुड रिमेंबर कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं आता जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपना मीडियम बदल देती है। ओके, so this is what we have. So the frequency of electromagnetic wave in the medium is going to be same only. Now let us go to question number 6 here, that you can see electromagnetic waves are produced by, तो electromagnetic waves किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या वो स्टैटिक चार्ज मींस एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है जो एक रुका हुआ है, रेस्ट पे है। स्टैटिक मींस एट रेस्ट, क्या रेस्ट पे रखे हुए चार्ज की वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो होता है वो हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब मैं बात करूं अगर मूविंग चार्ज की, तो मूविंग चार्ज भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि मूविंग चार्ज जो है वो आपका सिंपली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज का मतलब होता है करंट। ओके, सो मूविंग चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ द चार्जेस या करंट का पैदा होना। मूविंग चार्ज विल ऑलवेज बी प्रोड्यूसिंग योर मैग्नेटिक फील्ड। यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है, त्वरित आवेश जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, तो जो आपका एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वन। चार्जलेस पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, सो ओनली सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी, लेट अस सी द 7th क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो दिया गया है वो ये है कि द रे, ओके, विच कैन पेनिट्रेट इनटू अ 20 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट, इनमें से वो कौन सा रे है जो एक, मान लीजिए यहाँ पे कोई आयरन शीट है जिसकी थिकनेस जो है वो आपकी यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है इसकी थिकनेस। सो 20 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट को कौन सा जो है रे बेसिकली पेनिट्रेट कर सकता है? ओके, तो मैं आपको बता दूं
सबसे जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं वो आपकी गामा रेज होती हैं, जो ये ऐसी किरणें होती है जो बहुत, इनमें ये क्षमता होती है कि वो जो है किसी भी मेटल शीट को, जैसे यहाँ पे थिकनेस 20 सेंटीमीटर दी गई है, उसको उसके पार ये जा सकती हैं, पेनिट्रेट सिंपली कर सकती हैं. सो यहाँ पे हाईली पेनिट्रेटिंग जो रेज होंगी दैट विल बी योर गामा रेज. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस. ओके, सो ये इन किरणों में जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे सर्वाधिक होती है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस. सो आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए. इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली एग्जाम्स में आने की, उसी तरह के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे इन दिस चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग हब. तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम मैथमेटिक्स लर्निंग हब. सो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में with some more interesting questions related to UP PGT and GIC physics exams. तब तक के लिए thank you so much everyone.